हेलो एंड वेलकम टू एस एकेडमी। गाइस, कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज़ में हम लोग नया टॉपिक महाजनपद काल या महाजनपद पीरियड स्टार्ट करेंगे। गाइस, तीन से चार या चार पार्ट में ये टॉपिक भी कंप्लीट होगा। और टॉपिक कंप्लीट होने के बाद ये उम्मीद करेंगे आप कोई सा भी गवर्नमेंट का एग्ज़ाम दे रहे हों, चाहे वो किसी स्टेट का पीएससी हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, या किसी भी स्टेट का सुपर टेट हो जहाँ महाजनपद काल एज ए टॉपिक इंक्लूड हो, आप सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे हों। गाइज, सभी चीज़ें नोट्स के फॉर्म में हैं, तो आप उसको चाहे नोट डाउन कर लें या पीडीएफ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक से जुड़कर आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक महाजनपद काल या महाजनपद पीरियड। महाजनपद काल का जो टाइम पीरियड था वह था 6th सेंचुरी बीसी से या इसका टाइम पीरियड स्टार्ट होता है। इससे पहले हम लोग ने उत्तर वैदिक काल को देखा था। उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड था वह था 1000 से 600 ईसा पूर्व तक उसका टाइम पीरियड था। और उससे पहले हम लोग ने देखा था जो पूर्व वैदिक काल का जो टाइम पीरियड था वह 1000 बीसी तक उसका टाइम पीरियड था। क्योंकि हम लोग बीसी में चल रहे हैं तो चीज़ें पीछे की साइड को चल रही हैं, इसे लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। तो स्टार्ट करते हैं महाजनपद काल, जो कि 6th सेंचुरी बीसी से स्टार्ट होता है। इसकी सबसे प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी? प्रमुख विशेषताओं की अगर हम बात करें तो इसकी प्रमुख विशेषताओं में इस समय कृषि उपकरण लोहे का अधिकाधिक प्रयोग होने लगा था, जो कि उत्तर वैदिक काल में ही 1000 में लोहे की खोज होती है। फिर उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग अधिक होने से कृषि व्यवस्था में सुधार स्टार्ट होता है, और यह महाजनपद काल यानी 600 बीसी 6th सेंचुरी आते आते या और अधिक प्रयोग में आने लगता है। इस समय धान रोपण की पद्धति का विकास हो चुका था। कृषि अधिशेष यानी कि कृषि काफ़ी अच्छी स्थिति में थी इस समय काल में। ओके फ्रेंड्स, उत्तर वैदिक काल में हम लोग यह देखा था कि उद्योगों का विकास कुछ बहुत विशेष नहीं हुआ था, जबकि कृषि के अलावा अन्य कई व्यवसायों का विकास हुआ था। लेकिन हमें कुछ ऐसा अर्थव्यवस्था में कुछ ऐसा उसका प्रभाव पड़ा हो, ऐसा कुछ हमें प्रमाण देखने को नहीं मिलता है। जबकि महाजनपद काल में उद्योगों का विकास काफ़ी अधिक हुआ था। इसका प्रमाण हमें दीर्घ निकाय में देखने को मिलता है, जिसमें हमें 24 शिल्प कर्म बताए गए हैं। महाजनपद काल में उद्योगों का विकास के प्रमाण हमें दीर्घ निकाय नामक पुस्तक में देखने को मिलते हैं, जिसमें यह बताया गया है कि इस समय काल में 24 शिल्प कर्म का विकास हुआ था या हो चुका था। इस समय व्यापार का विकास काफ़ी अधिक हुआ था, क्योंकि महाजनपद काल आते आते मुद्रा का भी प्रचलन होता है, और जब मुद्रा का प्रचलन होता है तो अर्थव्यवस्था को काफ़ी तेज़ी मिलती है। जबकि उत्तर वैदिक काल में हम लोग ने देखा था उस समय मुद्रा का प्रचलन नहीं था। जो भी व्यापार होता था वह वस्तु विनिमय प्रणाली से के माध्यम से होता था। गाइस, अगर आप कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, एक चीज़ को दूसरी चीज़ से जोड़कर स्टडी करेंगे, तो याद करना और तुलनात्मक अध्ययन से चीज़ें काफ़ी समय तक दिमाग में रहती हैं। इस समय काल तक मुद्रा का प्रचलन आरंभ हो चुका था। मुद्रा किस प्रकार की थी? आहत मुद्रा थी। पंच मार्क्ड कॉइन का प्रयोग हुआ था। चांदी और तांबे के सिक्के इस समय काल में चलते थे। नियमित कर व्यवस्था का मतलब यह होता है कि उत्तर वैदिक काल में हम लोग ने देखा था कि कर देना अनिवार्य एक तरीके से हो चुका था, लेकिन यह नहीं निर्धारित था कि आप क्या देंगे। दूध, दही, जो भी कर के रूप में प्राप्त हो जाता था, अनाज, वही मान लिया जाता था। जबकि इस समय काल में मुद्रा का प्रचलन हो जाने से यह एक सिस्टमेटिक प्रोसेस हो चुका था कि आपको इतना टैक्स इस किसी चीज़ के लिए देना है राजा को। नियमित सैन्य व्यवस्था का आरंभ हो चुका था। अब चूंकि अर्थव्यवस्था काफ़ी अच्छी हुई, चीज़ें और अधिक डेवलप होने लगी, तो सैनिकों को रखने के लिए उनको एक वेतन, इस तरीके की चीज़ों का विकास हुआ, और फिर एक नियमित सैन्य व्यवस्था का प्रारंभ होता है। इसे हम दूसरे नगरीकरण का काल के नाम से भी जानते हैं। प्रथम नगरीकृत सभ्यता हम लोग ने देखी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो हम लोग ने दूसरे टॉपिक के रूप में पढ़ा था, और इस महाजनपद काल को हम दूसरी नगरीकरण काल के रूप में भी जानते हैं। नए समाजीकरण का उदय, भिक्षा, नाई, धोबी आदि, यह एक नया समाज विकसित हुआ इस समय काल में, जिसमें प्रमुख थे भिक्षा मांगने वाले, नाई, धोबी इत्यादि। महाजनपद काल में 16 महाजनपदों का विकास हुआ था, जिसमें 14 राजतंत्रात्मक थे, जबकि गणराज्य जो मुख्यतः दो भागों में विभाजित होता है, एक राजतंत्रात्मक और गणराज्य या गणतांत्रिक, जिसमें लोगों द्वारा चुने हुए लोग होते थे। तो एक था राजतंत्रात्मक, जिसमें 14 आते थे। कुल 16 महाजनपद थे, तो 14 राजतंत्रात्मक प्रकार के थे, जबकि गणराज्य में गणतांत्रिक में 10 जनपद आते थे, जिन्हें हम एक ही मानते हैं। और फिर यह मतलब 10 इस टाइप में 10 आते थे, जिसमें 8 मल्ल होते थे, जैसे
लिच्छवी या वज्जी संघ के मल्ल। इसमें ध्यान ये देना है कि अगर मैं यहाँ 16 महाजनपद की बात करूँ तो 14 यहाँ हो जाते हैं, एक ये और एक ये, 15 16। इसमें 8 हैं, लेकिन इन सबको मिलाकर कुल 1 माना जाता है, इनको एक ही माना जाता है। ओके फ्रेंड्स, 14 + 1 यानी कि 16, इसे लेकर कन्फ्यूज़ नहीं होना है। 14 राजतंत्रात्मक थे, जो कि अपनी काउंटिंग 14 के 14 ही माने जाते थे, जबकि गणराज्य गणतांत्रिक में जो 8 लिच्छवी और वज्जी संघ के थे, इन्हें सबको इकट्ठा एक माना जाता है, जबकि मल्ल जो थे इन्हें भी इकट्ठा, जो कि पावा और कुशीनारा के मल्ल थे, इनको भी इकट्ठा हम एक ही मानते हैं। तो 16 महाजनपदों का विकास महाजनपद काल में हुआ था। विदेशी आक्रमण की बात करें तो सर्वप्रथम हमें विदेशी आक्रमण भी इसी समय काल में देखने को मिलता है। विदेशी आक्रमण में ईरानियों द्वारा 1516 में डेरियस प्रथम, जिसे हम दारा प्रथम या दारावयु के नाम से भी जानते हैं, जो एक हखामनी वंश का था, इसने 1516 में सबसे पहला आक्रमण किया था। इसे लेकर कई बार कन्फ्यूज़न होता है कि सर्वप्रथम विदेशी आक्रमण कौन सा था। तो ध्यान देना है, सबसे पहला आक्रमण ईरानियों द्वारा 1516 में डेरियस प्रथम, दारा प्रथम या दारावयु, किसी नाम से हम लोग उसे संबोधित कर सकते हैं, जो एक हखामनी वंश का था, उसके द्वारा सर्वप्रथम आक्रमण किया गया था। इसके लगभग 200 वर्ष बाद सिकंदर द्वारा आक्रमण किया गया था। 200 वर्ष के बाद का मतलब लगभग 326, क्योंकि बीसी में चल रहा है तो चीज़ें पीछे की साइड चलेंगी, तो लगभग 200 साल है। एग्जैक्ट 200 तो नहीं है, लेकिन लगभग 200 साल 326 में बीसी में सिकंदर द्वारा आक्रमण किया गया था। धार्मिक या बौद्धिक के अनुसार बौद्धिक जो साहित्य है उसके अनुसार यह काल एक अशांति का काल था। ओके फ्रेंड्स, इसमें कई सारे अन्य धर्म भी विकसित होते हैं, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, जिसे हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो कई सारी चीज़ें थी जिसके प्रति लोगों में अशांति थी, उसके विरोध में एक क्रांति होती है और अन्य धर्मों का विकास देखने को मिलता है। 16 महाजनपदों की अगर हम बात करें तो 16 महाजनपदों में स्रोत क्या क्या है, कहाँ से हमें इन 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तो उसके दो प्रमुख स्रोत हैं, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। कौन कौन से स्रोत हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य स्रोतों से हमें देखने को इन 16 महाजनपदों के बारे में मिलता है। बौद्ध साहित्य की जो पुस्तकें हैं जिसमें अंगुत्तर निकाय और महावस्तु हैं, जबकि जैन साहित्य की जो पुस्तक है उसे हम भगवती सूत्र के नाम से जानते हैं। ध्यान इसमें यह देने वाली बात है, क्योंकि महावस्तु और भगवती सूत्र जो ये दो पुस्तकें हैं, इनमें उल्लेख तो देखने को मिलता है, लेकिन नाम और उनके लोकेशन में अंतर होने के कारण इन्हें अप्रमाणिक हम मानते हैं। कौन कौन से स्रोत हैं? बौद्ध साहित्य में पुस्तक अंगुत्तर निकाय, महावस्तु और भगवती सूत्र। जबकि महावस्तु और भगवती सूत्र में जो भी महाजनपदों के बारे में लिखा हुआ मिलता है, उनके नाम और लोकेशन में अंतर होने के कारण उन्हें हम अप्रमाणिक मानते हैं। ओके फ्रेंड्स, जबकि अंगुत्तर निकाय में जो हमें देखने को मिलता है वह एक प्रमाणिक सूत्र के रूप में हमें देखने को मिलता है। अंगुत्तर निकाय में जो महाजनपदों के बारे में देखने को मिलता है वह है प्रमाणिक, जबकि महावस्तु और भगवती सूत्र में जो हमें देखने को मिलता है वह है अप्रमाणिक स्रोत। उसके पीछे जो कारण है वह है उनके नाम और लोकेशन में अंतर। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स 16 महाजनपदों में 3 प्रमुख थे। वे कौन कौन से थे? गांधार, कंबोज और अश्मक। पश्चिमोत्तर में गांधार और कंबोज थे, जबकि गोदावरी नदी के तट पर गोदावरी नदी घाटी के क्षेत्र में जो थे वे थे अश्मक। ये 3 सर्वप्रमुख जनपदों में माने जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।